Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका बर्फ से काफी लंबे समय तक घिरा रहता है. There are very few trees that can grow in this region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. इस क्षेत्र में काफी कम पेड़ उगते हैं और पानी पीने के लिए लोग गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने पर निर्भर होते हैं. People here keep sheep and goats. The goats in this region are very special because they produce pashmina wool. This wool is prized and Pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है. यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है. लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं. कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है. The people eat meat and milk products like cheese and butter. यहाँ के लोग दूध से बनी चीजें जैसे कि मक्खन और चीज खाया करते थे. Each family owns some goats, cows and yak cows. हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती थी. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता था क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर एशिया के काफिले यानी कि कैरावंस तिब्बत में पहुंचे थे. These caravans carried textiles and spices, wrought silk and carpets. ये काफिले यानी कि कैरावंस अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम और कारपेट्स लेकर चलते थे. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा. लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं. Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population there. करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. लद्दाख में गाने और कविताओं का अच्छा खासा एक परंपरा है. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhism. तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा यहाँ काफी ज्यादा प्रचलित है जिसे तिब्बत में रहने वाले मुस्लिम और बौद्ध दोनों लोग इसे गाया करते हैं और कभी-कभी इसमें परफॉर्म भी करते हैं. Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on the one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. Kerala इंडिया के साउथवेस्ट कॉर्नर का एक स्टेट है. केरला एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ माउंटेन से, पहाड़ों से. कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची केरला में उगाए जाते हैं. यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह था. अरब और जेविश ट्रेडर्स यहाँ पे सबसे पहले आए थे. करीब 2000 साल पहले केरला में क्रिश्चियनिटी आ गई थी. Many Arab traders also came and settled down here. काफी अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर आए थे और यहाँ पे बस गए थे. करीब 700 साल पहले यहाँ पे इब्न बतूता भी हमें यहाँ ट्रेवल करने के लिए और उसने एक ट्रेवलॉग भी लिखा था और उसने अपने ट्रेवलॉग में मुस्लिम के लाइफ्स को डिस्क्राइब किया था और डिस्क्राइब करते हुए ये बताया था कि उस टाइम की मुस्लिम कम्युनिटी को काफी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी माना जाता था
वास्को डे गामा सी रूट के जरिए इंडिया आए थे, तभी पोर्टुगीज ने भी इंडिया आने का रास्ता ढूंढ लिया था। इन सभी ऐतिहासिक चीजों के कारण केरला में लोग काफी डिफरेंट तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। केरला में जो फिशिंग नेट्स यूज होती है वो बिल्कुल चाइनीज फिशिंग नेट्स की तरह दिखती है, जिसे चीना वाला कहते हैं वहां के लोग। केरला की जो जमीन है उसे चावल की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त माना जाता है। केरला में लोग ज्यादातर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरला और लद्दाख की ज्योग्राफिकल फीचर्स एक दूसरे से काफी अलग है। जैसे कि केरला में उतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड लद्दाख में है, लेकिन अगर हम दोनों जगह की केरला और लद्दाख की हिस्ट्री को देखें तो दोनों के कल्चरल इन्फ्लुएंस, दोनों की हिस्ट्री काफी सेम रही है। केरला में भी व्यापारी काफी ज्यादा आकर्षित हुए थे इस जगह से, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस, जो मसाले थे वो मिलते थे जिनका वो लोग व्यापार कर सकते थे। उसी तरह लद्दाख में भी एक खास किस्म का ऊन मिलता था जिससे व्यापारी जो है वो व्यापार कर सकते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कल्चर से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। तो सिर्फ पास्ट ही नहीं, हम जो कुछ भी आज करते हैं वो भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे कि हमारे अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं सब हमसे काफी अलग रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। तो जब उनके कल्चर हमारे कल्चर से मिलते हैं तो दोनों का कल्चर काफी थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की विविधता या अनेकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। भारत में कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसके बावजूद सब लोग एकजुट होकर रहते हैं और इसे ही भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तो कई प्रकार के धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, लड़ाई लड़ी गई, तो उसमें कई प्रकार के लोग शामिल थे, बिना ये देखे हुए कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है, सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे। They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. उन सभी ने एकजुट होकर आंदोलन किया, सभी साथ ही जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. मजे की बात तो ये है, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत में कई तरह की विविधताएं हैं, कई तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं, क्यों ना इनमें फूट डाला जाए और तब इन पर राज किया जाए। लेकिन लोगों ने भी यह दिखा दिया कि भले ही वो लोग एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, कितने भी भिन्न क्यों ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सभी एक थे। उसके बाद आपके बुक में ये एक सॉन्ग दिया हुआ है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ओ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर ऑफ अस। इस सॉन्ग के जरिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जरूर सुना होगा। जब ये अमृतसर में हुआ था, जनरल डायर ने जब कई लोगों को गोली से मार दिया था। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. यह सॉन्ग अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने खुलेआम लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। कई सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, महिलाएं, गरीब, अमीर, कई लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश के नीति के खिलाफ विरोध करने के लिए।
और तभी उस जनरल डायर ने बहुत ही बेरहमी से सब पर गोलियां चलवा दी थी। दिस सॉन्ग वॉज composed and sung to honor the memory of those brave people. यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता था। आपके बुक में ये पिक्चर दिया होगा, इसमें आप देख सकते हैं हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त लोगों को स्पीच दे रहे थे। कितने सारे लोग तब इकट्ठा हुए थे। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Songs और symbols जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उभर कर आए थे वो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश का ट्रेडिशन कितना ज़्यादा रिच है इतनी भिन्नताओं के बाद भी। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आप हमारे देश का फ्लैग जो है उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन था उसका एक सिंबल बन गया था हमारा ये इंडियन फ्लैग जिसे एकता का प्रतीक माना जाता था। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside. जवाहरलाल नेहरू जी की एक बुक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडियन यूनिटी हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि हमारी जो एकता है वो एक काफी ज्यादा डीप फीलिंग है जो कि हम लोगों के बीच है, हम सब में बसी हुई है। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। ये जो चैप्टर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता, ये पहली बार नेहरू जी द्वारा ही कहा गया था। ये शब्द, ये वर्ड, ये सेंटेंस उन्हीं के द्वारा सबसे पहले कहा गया था, यूनिटी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल निराला एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।